जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करके साथ में कि बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। परीक्षा आप सबकी नज़दीक है तो आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को पढ़ते हुए, आप पहले भी पढ़ा होगा आपने, आप फिर से पढ़ रहे होंगे यकीन 2.0 में एक शानदार रिवीजन के साथ में। तो हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत में, साथ ही आपका गवर्नर और गवर्नर जनरल को। कल हमने क्लाइव को शुरू कर दिया था। ओके, क्लाइव क्लाइव ने क्या कर दिया था? शक्तियां अपने कंट्रोल में ले ली थी, द्वैध शासन चालू कर दिया था। द्वैध का मतलब क्या था? द्वैध का मतलब ये था, तो क्लाइव ने मुगल सम्राट को क्या कर दिया? रबड़ स्टाम्प बना दिया, यानी उसकी जो पावर्स थी उनको उसने छीन लिया था। सैनिक सुधार किए, ठीक है, सिविल रिफॉर्म्स, व्यापार सभा बनाई, व्यापारियों को कंट्रोल में लेके आया, ठीक है, जिसको बाद में इसने 1768 में समाप्त कर दिया था। अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को पेंशन का इसने बोला, क्लाइव फंड बनाया एक कि भाई उनको पेंशन भी मिलनी चाहिए, जैसे कि आज दी जाती है पेंशन, अब तो बहुत जगह खत्म हो चुकी है, लेकिन पहले क्या होता था, रिटायर होने के बाद भी पेंशन मिलती थी। बाद में क्या होता है, भारत से बहुत घूसखोरी करके गया, बहुत पैसा कमा के भारत से गया, ठीक है, बहुत पैसा कमा के गया था। क्लाइव ने 22 नवंबर 1774 को आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है लोग इसके बारे में टिप्पणियां करते थे जब ये राह से निकलता था कि ये भारत से पैसा लूट करके आया है, इसका जो ऐश्वर्य है, धन है, वैभव है, ये सब भारतीयों से, भोले वाले भारतीयों से इसकी लूट है। तो कहते हैं इसने आत्महत्या कर ली थी, थोड़ा साइको था। हॉलवेल 1760 में रहा। ब्लैक होल की घटना हुई थी। ब्लैक होल की घटना, ये जो मैंने बताया था, सिराजुद्दौला ने 146 लोगों को बंदी बना लिया था। उन लोगों में से एक ये हॉलवेल भी था, जो बंगाल का गवर्नर बना था। वेंसीटार्ट बक्सर के युद्ध के टाइम था, पूछा जाता बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। बंगाल में अकाल पड़ा था, ये याद है, लियोनस कार्टियर, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है, 1772 से 73 ये रहा बंगाल का गवर्नर। और जैसे ही बंगाल ने ज्यादा क्षेत्र को जीत लिया, तो बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया क्या? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ये बात हुई कि बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल होगा। क्या होगा? अब गवर्नर जनरल होगा। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं अंशिका सर। मैं आगे का पहले पढ़ के आती हूँ, मेरे बाकी सब्जेक्ट तैयार हैं, तो मैं आगे का पढ़ के आती हूँ, यहाँ फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो बना वो बना हेस्टिंग्स। बात समझ गए? पहले बंगाल का गवर्नर था, फिर इसका पद बढ़ा के 1773 में गवर्नर को कहा जाने लगा, जब इसके अधीन बंगाल के अधीन बिहार और आपका उड़ीसा वाले क्षेत्र कर दिए गए, तो इसको कहा गया बंगाल का गवर्नर जनरल। इसने नवाब को अपने कंट्रोल में लेकर के उसको साल 16 लाख रुपए का पेंशनर बना दिया कि भाई तुमको 16 लाख रुपए पेंशन मिलेगी बस, ठीक है। 1772 में बंगाल में द्वैध शासन खत्म कर दिया, क्लाइव के समय लगा था। खत्म किसके समय हुआ? हेस्टिंग्स के टाइम पर। इसने बोला कि अब जो भूमि है वो इजारेदारी प्रथा पर दी जाएगी। पहले पंचवर्षीय ठेका। पंचवर्षीय ठेका कैसे? कि भाई उसकी बोली लगेगी, ऑक्शन होगा, जिस जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसको, वो मान के चलो कोई बोल रहा है कि भाई इस क्षेत्र की भूमि मुझे चाहिए, 10,000 बीघे मुझे दे दो, आपको एक फिक्स रेवेन्यू मैं दूंगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उन्होंने बोला भैया तुम कितने रुपए दोगे? उसने बोला 10,000 रुपये दूंगा मैं। दूसरे ने बोला जी नहीं मुझे दे दो, मैं 12,000। तो इसको बोलते हैं बोली, ऑक्शन। तो पंचवर्षीय ठेके पर उसको दिया जाने लगा जो ऑक्शन में ज़्यादा बोली लगाता था, यानी ऑक्शन होने लगा। लेकिन जब इतने लंबे समय तक इनकी आनाकानी रहती 5 साल में, कभी ये पैसे देते कभी नहीं देते, तो इसको रेगुलाइज करने के लिए बाद में इसको 1 वर्षीय कर दिया गया था, इजारेदारी को। 1773 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। भाई आज तो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है, उस समय सुप्रीम कोर्ट था आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कलकत्ता में। इस पे हेस्टिंग्स पे एक आरोप लगता है कि नंद कुमार नाम के एक व्यक्ति पर इसने झूठा मुकदमा चलवाया। वहां सुप्रीम कोर्ट जो था, सुप्रीम कोर्ट का पहले का अध्यक्ष कौन था? पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो यहाँ था एलिजा इम्पे। तो उसके साथ मिलकर हेस्टिंग्स ने फांसी दिलवा दी थी नंद कुमार को, जो इनके खिलाफ कार्रवाई करता था। तो इसकी फांसी, ये एक आरोप है इस पर। बंगाल गजट जो आया आपका साथी 1780 में, ये पहला न्यूज़पेपर है, पहला साप्ताहिक अखबार था जो जेम्स ए हिक्की हिक्की के द्वारा लाया गया। 1781 में इसने कलकत्ता में एक आलिया मदरसा की स्थापना की। हेस्टिंग्स का बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है।
संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1782 में किसके टाइम पर हुई थी? हेस्टिंग्स के टाइम पर, जोनाथन डंकन ने की। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में आया। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। एशियाटिक सोसाइटी जो बनाई गई थी ना, ये बनाई गई थी भारत की जो नॉलेज के सोर्स थे, जो भारतीय शास्त्र थे, उन भारतीय शास्त्रों को आपका यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ताकि यूरोपीय लोगों को तक भी ज्ञान पहुंच सके, क्योंकि वो संस्कृत या हिंदी नहीं पढ़ सकते थे ना, इसीलिए। और इसमें विलियम जोन्स था आपका, विलियम जोन्स ने स्थापना करी। विलियम जोन्स के साथ इसमें थे चार्ल्स विंकिल्स और एक थे अलेक्जेंडर हैमिल्टन। विलियम जोन्स एक भाषा विज्ञानी थे और 1783 में कलकत्ता में जज बन के आए थे। चार्ल्स विल्किंस ये ट्रांसलेटर था, मनुस्मृति का ट्रांसलेशन इसने किया, भगवत गीता का, हितोपदेश का, अभिज्ञान शाकुंतलम का ये ट्रांसलेशंस किए। गीत गोविंद का, जो जयदेव की गीत गोविंद है, उसका ट्रांसलेशन इन्होंने किया। समझ पा रहे हैं? और अलेक्जेंडर हैमिल्टन है संस्कृत भाषा का अध्ययन करने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति, पहला यूरोपियन। 1700 अगर हम बात करते हैं आपका 1787 से 95 तक बर्क द्वारा हेस्टिंग्स के खिलाफ में महाभियोग चला था। भाई हेस्टिंग्स ने क्या क्या गलत काम किए, नंद कुमार को इसने झूठी फांसी दिलवाई, एक इम्पीचमेंट प्रोसेस चला था इसके खिलाफ, ये याद करना है। जॉन मैकरफर्सन याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कार्नवालिस का भैया कार्यकाल भी याद रखना, कार्नवालिस का कार्यकाल भी आप लोगों को याद रखना है, 1786 से 1793 और 1805। तो कार्नवालिस था नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता, यानी कि आज जो यूपीएससी है उसको वो क्या बोलते हैं? हम सिविल सर्विसेज बोलते हैं ना, सिविल सर्विसेज। और जो आईपीएस होते हैं, पुलिस सेवा, इस सब का जन्म देने का जो उत्तरदायित्व ये कहा जाता है कि कार्नवालिस का है। इसमें लेकिन ये क्या करता था? ये नस्लीय भेदभाव का शिकार था। ये कहता था भारतीयों के अंदर गुण ही नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देख सकते, प्रशासन नहीं चला सकते। तो ये ब्रिटिश लोगों को तो ऊंचे पदों पर रखता था वहाँ, और भारतीय लोगों को ये सीमित रखता था कि ये क्लर्क या चपरासी ही रह जाएं, क्लर्क या चपरासी। और अंग्रेजों की एक और आती है वाइट बर्डन थ्योरी। वो कहते हैं हम अंग्रेजों के ऊपर ये एक आपका दबाव भी है कि हम भारतीयों को सुशिक्षित करेंगे, हमको कमजोर भी समझते थे, हमारा शोषण भी करते थे, हमारा प्रमोशन भी नहीं होने देते थे, निचले पदों पर हमसे काम कराते थे। और यहीं से आप समझिए वो नस्लीय भेदभाव बहुत ज्यादा कर करके इन्होंने भारतीयों की जो प्रतिभाएं थी उनको कुचला। पुलिस में सुधार, जिले में मजिस्ट्रेट, क्या बोला मैंने? व्हाइट बर्डन थ्योरी। ये कहते थे कि भारतीयों को सभ्य बनाने की जिम्मेदारी भी हमको है, खुद सभ्य थे नहीं, हमको क्या सभ्य बनाते हैं। पुलिस में सुधार, इन्होंने जिले में क्या किया? मजिस्ट्रेट, जिले में एक मजिस्ट्रेट बनाया, आज भी होता है ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम। उसके साथ में जिले में एक इन्होंने एसपी बनाया, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिला अधीक्षक, और थाने में चौकी इंचार्ज। इससे पहले नहीं होते थे। यानी आज आप देखोगे थाने में जो चौकी इंचार्ज होता है, दरोगा होता है, वो किसने? कार्नवालिस ने शुरू किया। स्थायी बंदोबस्त इन्होंने लागू किया आपका 1793 में, मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार रिपीट होता है। परमानेंट सेटलमेंट इंप्लीमेंटेड इन 1793। 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त इन्होंने लागू किया आपका, इसका जो अन्य नाम था वो था इस्तमरारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त। 19% क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी का, 30% क्षेत्र में माहलवाड़ी प्रथा और 51% में रैयतवाड़ी थी। ये समझेंगे क्या है। 1760 में मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 जिलों की दीवानी दी थी। मीर कासिम बंगाल का नवाब था। 3 जिले कौन कौन से थे? वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। यहां पर इजारेदारी प्रथा शुरू हुई थी। 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी इलाहाबाद की संधि से। बक्सर के युद्ध के बाद में क्या हुआ था? बक्सर के युद्ध को जब अंग्रेज जीत गए तो उन्होंने 2 संधियां की थी इलाहाबाद की। पहली संधि 12 अगस्त 1765, दूसरी संधि 16 अगस्त 1765। तो ये जो 2 संधियां हुई बंगाल में आपका, यानी कि बक्सर वॉर के बाद में, तो उन्होंने किसको आपका, एक तो सुजाउद्दौला के साथ में, एक शाह आलम द्वितीय के साथ में, तो उससे क्या किया था उन्होंने? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्या ले लिया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो रेवेन्यू के अधिकार थे। स्थायी बंदोबस्त जो ये नाम आया, इसका विचार सबसे पहले जॉन सोर के दिमाग में आया, जो कि रेवेन्यू बोर्ड का अध्यक्ष था। इसने अपने साथ लिया जेम्स ग्रांट को, जो कि कागजों की देखभाल करता था, और उन्हीं का साथी था एक कार्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले लागू हुआ बंगाल और बिहार में। इसमें एक फिक्स रेवेन्यू रेट को निश्चित कर दिया गया कि भाई आपको इतना रेवेन्यू जमींदार को देना पड़ेगा।
जमींदार यानी कि 10 गांव लिए, 10 गांवों का एक जमींदार निश्चित किया कि भाई आप इतना रेवेन्यू देंगे, और वो जो जमींदार होगा वही उन 10 गांवों की जमीन का मालिक भी इन्होंने बना दिया। तो क्या बोलेंगे, जमींदार को भूमि का स्वामी बनाया गया, यानी किसान मालिक नहीं था अब तक जमीन का आज की तरह। राजस्व वसूली का जो कार्य था वो इसको दे दिया गया जमींदार को। ये चाहे तो उस भूमि को बेच सकता था, उसको गिरवी दे सकता था, या अपने उत्तराधिकार के रूप में अपने बेटे को, बेटी को, किसी को दे सकता था, बस रेवेन्यू जाना चाहिए। वसूली के लिए ये लोग लेकर के आए सूर्यास्त का नियम, यानी कि शाम सूरज छुपने तक अगर आपने राजस्व नहीं दिया तो वो भूमि आपसे जब्त कर ली जाएगी। तो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और किसानों के बीच में कौन था, जिम्मेदार कौन था, जमींदार। टैक्स को पहुंचाता था यहाँ यहाँ से लेकर के। तो यहाँ पर इनको लगा कि नहीं यार, इसमें थोड़ी गड़बड़ी है, जमींदारों की वजह से किसानों का शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण होता है, ये मनमाना अपना वसूल करते हैं। तो इन्होंने बोला रैयतवाड़ी एक व्यवस्था हो गई जो 51% क्षेत्र पर लागू हुई, जमींदार का सिस्टम खत्म कर दिया बीच से। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सीधे किसानों के पास जाएगी। 1792 में 12 महल तमिलनाडु से कर्नल रीड ने इसको शुरू किया। इसमें बोल दिया कि भाई किसान जो भी पैदा करे उसका 1/3 रेवेन्यू दे दे, बिचौलिया के चक्कर में ना पड़े। 1820 में मद्रास के गवर्नर थे थॉमस मुनरो, उन्होंने इसको शुरू किया। इसमें किसान को भूमि का स्वामी भी बनाया गया। देखिए पहले स्थायी बंदोबस्त में क्या किसान भूमि का स्वामी था, यस और नो? आप कहोगे नहीं, जमींदार था। यहां पर वो सारे अधिकार दिए गए किसान को। अब जब किसान को अधिकार दे दिए गए तो किसान को अब सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा देना है। अब कई बार क्या होता था, किसानों की फसल अच्छी नहीं होती थी, अब 80 फसल नहीं होती थी तो लेकिन रेवेन्यू तो जाना था 1/3। ठीक है। अब कभी फसल ही नहीं हुई, सूखा पड़ गया, या घर में कोई शादी आ गई, मान के चलो फसल तो हो गई, घर में शादी आ गई, पैसे नहीं बचे, तो कैसे दें? इसी एक व्यवस्था से साहूकारों का जन्म हुआ। यानी कि अब वो क्या करते थे कि भाई ठीक है फसल अगले साल अच्छी हो जाएगी, जैसे करते भी हैं किसान आदमी, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हो ना, हम सबके घर बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उससे कम ब्याज पे पैसा ले लेते हैं कि भाई फसल धीरे धीरे अच्छी होगी और चुका देंगे। लेकिन साहूकारों ने क्या किया, उच्च दरों पर जो ब्याज था वो लेना शुरू किया। आज आपको बहुत गांव में साहूकार मिल जाएंगे, गरीब व्यक्ति की जमीन, ऐसे व्यक्ति हैं 500 रुपये देंगे 5,000 लिख देंगे, क्योंकि देश में अभी भी लिटरेसी रेट कितना है, 74.04। इस देश में 100 में से 26 लोग कै अक्षर को जानते भी नहीं है अभी, कै कैसे लिखा जाता है, कै कैसे बोला जाता है। कोई कै लिख भी दे और कै बोल दे उसको इस देश में साक्षर माना जाता है। ऐसे हालातों के बावजूद 26 लोग 100 में से ऐसे हैं जो नहीं जानते। तो साहूकार जो लोग होते हैं जो ब्याज पे पैसे देते हैं आपका, वो बहुत मनी लेंडर्स बहुत फायदा उठाते हैं, 10-10 20-20% का ब्याज लेते हैं। इवन शहरों में तो जो नौजवानों के अंदर एक आदत डाल दी है कस्बे के अंदर, आपका ब्याज पे पैसे देने वालों ने, कि सुबह को उनको 1,000 रुपये देंगे, शाम को उनसे 1,500 रुपये लेंगे। अब नौजवान लड़का अपने शौक पूरे करने को सोच लेता, शाम को आएंगे इतने 1,000 रुपये ले लो, ठीक है, ठेली पे देते हैं वो लोग, 1,000 रुपये देंगे, शाम को 1,100 लेंगे। हमारे इधर बहुत देखा है मैंने, बहुत चलता है। और वो उस चंगुल में फंसते चले जाते हैं। तो ऐसे में साहूकारों का जन्म हुआ और किसानों की हालत और खराब हो गई। तो फिर एक सॉल्यूशन निकाला, मालवाड़ी व्यवस्था, जो 30% क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लागू हुई। इसमें बोला गया महाल ग्राम से एक सामूहिक वसूली होगी और एक मुखिया होगा, वो इसको तय करेगा। अब मुखिया की जिम्मेदारी होगी, तो जमींदार का तो विरोध नहीं कर पाते थे किसान, लेकिन गांव का मुखिया है तो उससे कह सकते हैं। ठीक है। और इसमें गांव में क्या बोलेंगे, कंपनी जो थी उसमें आपका भूमि का मालिक रही, कंपनी ने भूमि को बोला कि ये हमारी होगी, ना किसान मालिक होगा ना जमींदार। इसमें दर बहुत ज्यादा वसूली गई, लेकिन तो इसका भी बहुत विरोध हुआ। 1822 में हल्ट मैकेंजी द्वारा उत्तर भारत में इसको शुरू किया गया था। संस्कृत कॉलेज याद रखना, जोनाथन डंकन ने बनारस में स्थापना की थी। यही 1958 में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बना। 1974 से इसको हम संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। 1793 में आया था कार्नवालिस कोड, ये याद रखना, कार्नवालिस कोड कब आया, स्थायी बंदोबस्त भी और कार्नवालिस कोड भी। इसमें इन्होंने बोला कलेक्टर को पहले बहुत अधिकार थे, इन्होंने कहा नहीं, कलेक्टर अब सिर्फ राजस्व निर्धारण करेगा, यानी कि आप सिर्फ रेवेन्यू को तय करोगे। ठीक है। और अगर किसी की फौजदारी हो गई, लड़ाई झगड़े आदि का मामला हो गया है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो सजा सुना सकते हैं वो यूरोपियन न्यायाधीश। गवाही में धर्म का कोई आधार नहीं रहेगा। यानी पहले क्या होता था कि भाई अगर मान के चलो जैसे आप देखते हो कि भाई गवाही का आधार इसको समझने के लिए कि गवाही में धर्म कोई आधार नहीं होगा,
यानी कि किसी ने आपने कोई प्रूफ दे दिया, आप कहते हैं मेरे धर्म के अनुसार ये बात सही है, दूसरे धर्म का व्यक्ति कहेगा मेरे अनुसार ये सही है, तो उन्होंने कहा नहीं, गवाही में धर्म आधार नहीं होगा। ठीक है। समाधि, समाधि इनकी गाजीपुर यूपी में है, कार्नवालिस की, क्योंकि भारत में डेथ हुई। जॉन सोर ने एस्टशेप की नीति अपनाई। इनसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एस्टशेप की नीति किसने अपनाई थी? जिसका मैं ईयर याद करने को नहीं कह रहा हूं, उसका ईयर आपको याद नहीं करना, एकदम छोड़ देना है। वेलेजली का ईयर याद रखना। सहायक संधि किसने अपनाई? वेलेजली ने। सहायक संधि क्या थी? ये आपका, पहले आप जानते राजाओं के संघर्ष होते थे आपस में, तो एक राजा को कहते थे तुम हमसे सेना ले लो अपने पड़ोसी राज्य से लड़ने के लिए, उसको सेना देते थे और फिर सेना का खर्चा इतना बढ़ा देते थे धीरे धीरे सेना बढ़ा करके कि उसको अपना राज्य क्षेत्र ही देना पड़ता था। धीरे धीरे इतने खर्चे उसके ऊपर बना देते थे, कंट्रोल कर लेते थे उसको। इसका जनक रहा था डुप्ले, जो फ्रांसीसी मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था ना, अगर डुप्ले को वापस नहीं बुलाया जाता, जो अंग्रेजों का राज रहा वो फ्रांसीसियों का रहता शायद। तो डुप्ले, डुप्ले इसका जनक था, लेकिन बाद में इसको वेलेजली ने अपनाया। सबसे पहले सहायक संधि किसने की थी? हैदराबाद के निजाम ने। मैसूर तंजीर 1799 में हुई, अवध 1801 में, पेशवा 1803 में सहायक संधि का शिकार हो गए, सिंधिया 1804 में। वेलेजली खुद को बंगाल का शेर कहता था। इसने के समय पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। सिडनी जे ओवन ने लिखा है, वेलेजली ने भारत में अंग्रेजी राज्य ही अंग्रेजों के भारतीय राज्य में बदल दिया। यानी कि वेलेजली वो व्यक्ति था कि भारत में चल तो रहा था अंग्रेजी राज्य, लेकिन वो अंग्रेजों का भारतीय राज्य इसने बना दिया, कि एकदम से अंग्रेजों द्वारा कंट्रोल्ड अब ये हो गए थे। कार्नवालिस दोबारा आया, एक्सपायर हो गया। बार्लो नहीं याद रखना है। मिंटो प्रथम, इसने राजा रणजीत सिंह के साथ में अमृतसर की संधि की थी। मार्बिल हेस्टिंग, इसका नाम है अर्ल ऑफ मोइरा या जॉइन एडम्स। प्रथम आंगल नेपाल युद्ध किसके समय पर हुआ था? जो आंगल नेपाल युद्ध, ये मार्बिल हेस्टिंग्स के समय पर हुआ। ठीक है। 1760 में मीर कासिम था, इसने प्रयास किए थे नेपाल पर युद्ध करने के, कामयाब नहीं हुआ। कैप्टन नोम्स भी गया था, वो भी कामयाब नहीं हुआ। 1815 में सिंगोली का युद्ध हुआ था और तब जाके 1816 में एक संधि हुई। 1817-18 में पिंडारियों का दमन किया। पिंडारी ऐसे थे, भारत में आपका युद्ध करते थे, अंग्रेजों को बहुत परेशान करते थे, तो उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से सेनाएं चला के, दोनों तरफ से सेनाएं चला के इनको बीच में घेर के मार दिया था। 1817-18 में तीसरा आंगल मराठा युद्ध, ये हम आपको बता चुके। पेशवा पद इसी के समय पर खत्म हुआ। थॉमस मुंडो ने जो रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी, इसमें सूर्यास्त का सिद्धांत था, अभी हम आपको समझा के आए हैं पीछे, वो इसी के समय की है। ये मत सोच लेना वहां पर कि भैया यहाँ पर तो आपने बताया था कार्नवालिस के समय की है। कार्नवालिस का समय कब है? 1786 से 1793। ठीक है। तो ये तो यहाँ पर हमने आपको सारा समझाया था कि भाई क्या थी आपका स्थाई बंदोबस्त, मालवाड़ी क्या थी, रैयतवाड़ी क्या थी, ये सारी चीजें यहाँ समझाई हमने। तो उनके वर्ष देखना, कौन सा वर्ष किसके समय पर है। ठीक है। 1882 में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम आया था। एमरहस्ट, इसके समय हुआ था प्रथम आंगल वर्मा युद्ध। इनके वर्ष पूछ ले जाते हैं दोस्त। प्रथम आंगल वर्मा युद्ध कब हुआ था? जो कि यांडबू की संधि के द्वारा खत्म हुआ। दूसरा डलहौजी के टाइम पर हुआ, तो इसको डलहौजी के टाइम पर याद रखेंगे, क्योंकि आंगल वर्मा का नाम आया तो इसको डफरिन के टाइम पर तीसरा हुआ, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इनके नाम मैंने आगे लिख दिए हैं कि भाई कौन सा आपका उस समय पर गवर्नर या गवर्नर जनरल था। ठीक है बॉस, हम सब करो, बात समझ रहे हो ना, किन किन चीजों पे फोकस करना है। बेंटिक आया, इसका कार्यकाल याद रखना, बहुत पूछा जाता है, क्योंकि अपने कार्यकाल में पहले तो बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, 1833 के एक्ट से ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। बेंटिक पहले मद्रास का गवर्नर रह चुका था। इसके समय वेल्लोर विद्रोह हुआ तमिलनाडु 1806 में। 1828 से 33 बंगाल का गवर्नर जनरल इसको बनाया गया। 1833 से 35 में ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया। सती प्रथा का अंत इसी के समय किस वर्ष में हुआ? याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। 1829। किसने प्रयास किया? राजा राम मोहन राय ने। ओके। ठगी प्रथा का अंत किसके समय पर हुआ? इसी के समय हुआ। इसके लिए इसने अपॉइंट किया था कर्नल सिली मैन को। शिशु वध पर भी ये रोक लगाता। ये 3 फैक्ट मत भूलना विलियम पेंटिक से। सती प्रथा कब खत्म हुई? सती प्रथा समझते हो? अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती थी तो उसकी जो पत्नी होती थी, जिंदा जिंदा, उसकी पत्नी को उसकी चिता पर बिठा करके आग लगा दी जाती थी कि भाई अब तुम्हारे भी जीवन का कोई हक नहीं है, तुम्हारा पति खत्म हो गया, किसी भी एज में खत्म हो जाए, अर्ली एज में, लेट एज में,
वो लोग मानते थे कि कल को ये फिर कहीं ना कुछ आपका इनके संबंध होंगे, कहीं कुछ कल को एक कलंक का कारण बन सकती है। तो कितना रूढ़िवादी समाज रहा होगा। और आज भी आपको इस देश में मिल जाएंगे बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि सती प्रथा सही थी। तो ऐसे रूढ़िवादी लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते। ऑर्थोडॉक्स जो चीज़ों के साथ में बदलना नहीं चाहते, समय के साथ में जो बदलना नहीं चाहते, उस समय की ज़रूरतें क्या थी आपका, लोग समझते थे कि भाई विधवा, इसके द्वारा शादी नहीं होनी चाहिए, इसको घर बसाने का अधिकार नहीं है, इसको जिंदा जलाओ, विधवा से कलंक हो जाता है। तो आप सोचिए कितना रूढ़िवादी समाज रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे लोग शिक्षित हुए, लोगों ने समझा, मनुष्य को मनुष्य समझा गया। लेकिन आज भी देखोगे ना, बहुत सारे लोग हैं, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करता है, एक जाति का व्यक्ति दूसरे जाति के व्यक्ति, ये किसने आपके दिमाग में पैदा किए? तो इस समाज ने, इस सोसाइटी ने, जिसकी आप बहुत तारीफें करते हैं, इसी समाज ने आपको सबके खिलाफ खड़ा कर दिया। आपके अंदर वो जहर घोला। लेकिन इस समाज में कुछ जागृत, सुशिक्षित, समाज सुधारक लोग भी हुए, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी और जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य बनाया। ठीक है। आज भी आप देखोगे बहुत अच्छे लोग हैं जो सबको बराबर इक्वली ट्रीट करते हैं। अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया। इसी के समय पर पहला विधि आयोग, जो पहला लॉ कमीशन था, वो मैकाले द्वारा 1834 में गठन हुआ उसका। इसका मैकाले का जो रुख था वो ये क्या चाहता था कि जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम है वो वेस्टर्न हो जाए, पाश्चात्य शिक्षा यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए भाई। क्योंकि ये देखते थे कि भाई भारतीयों को जब तक इन्फीरियरिटी फील नहीं होगी, जैसे मैकाले ने भाषण भी दिया आपका संसद में लंदन में, उसने कहा था कि मैं भारत को सारा घूम चुका हूं, इन भारतीयों के अंदर जब तक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि कमतरी का भाव नहीं पैदा किया जाएगा, जब तक कमतरी का भाव इनके अंदर पैदा नहीं होगा, तब तक हम इनके ऊपर रूल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैकाले ने अपना विवरण, जिसको हम मिनट कहते हैं, मिनट, वो पढ़ा था 1835 में, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। इन्होंने बोला कि व्हाइट मैंस बर्डन यानी कि सफेद व्यक्ति के ऊपर बोझ है कि वो भारतीयों को सुसंस्कृत करें, इनको सभ्य बनाएं। हमारे देश में सबसे प्राचीन आपका कही जाती है कि ऋषि परंपरा रही है जो दुनिया में सबसे ज्यादा सभ्यता का ज्ञान देती है। आप वेदास को पढ़िए, वो किसी के खिलाफ आपको नहीं करेंगे। आप उपनिषदों को पढ़िए, किसी के खिलाफ आपको नहीं करेंगे। पूरी दुनिया के लिए वो ज्ञान उपनिषदों में दिया गया है कि पूरी दुनिया उनको पढ़ करके बेहतर कर सकती है। जैसे आप में से कोई बच्चा है, वो चाहता है कि आज दुनिया में जो कुछ भी हालात चल रहे हैं, मुझे वो हालात बदल रहे हैं और कुछ अच्छा करना। इस सब का जो कंक्लूजन आप निकल पाएंगे, वो निकल पाएंगे आप उपनिषदों को पढ़ के। जब तक आप उन 108+3 उपनिषदों को पढ़ेंगे और अच्छे से आपने अगर उनका अध्ययन कर लिया, आपके पास सारे सॉल्यूशन होंगे, आप सारे सत्य जान जाओगे, ऑल ऑफ द ट्रूथ्स। नहीं तो फिर फंसे रहोगे। बाकी तो सब कुछ आपका किसी ना किसी पक्ष में लिखा हुआ आपको मिलेगा, कोई किसी पक्ष में, कोई किसी धर्म के पक्ष में, कोई किसी जाति के पक्ष में। 1832 अजमेर में 6 राजाओं के दरबार का आयोजन इन्होंने किया। तारागढ़ दुर्ग जो था दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, इसी समय पे इसमें बेंटिक ने कहा था, बेंटिक ने। भारत का जिब्राल्टर जो कहा जाता है वो ग्वालियर के किले को कहा जाता है। 1835 में बेंटिक के टाइम पर प्रेस को थोड़ी फ्रीडम मिली थी, क्योंकि वहां पर आया था भारतीय प्रेस अधिनियम। प्रेस के लिए अब क्या था, लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अंग्रेज पहले चक्कर कटवाते थे कि भाई आपको कुछ भी खबर छापनी है, कल को तुम अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लिखने लग गए, तो अंग्रेज दमन करके रखते थे मीडिया का, भाई हमारे खिलाफ कुछ नहीं लिखना है। जैसे कि आज भी आप देखो, आज भी यही हालात है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट मीडिया को कंट्रोल करती है ताकि आम जनता तक जो सच है वो सामने ना जा पाए। आम जनता सिर्फ हमारे लिए वोट की तरह ट्रीट होनी चाहिए, उससे हमें सत्य की बात नहीं करनी है, यही गवर्नमेंट करती है। इसने इलाहाबाद में सदर निजामत अदालत और सदर दीवानी अदालत की स्थापना की। हाई कोर्ट में फारसी की जगह इंग्लिश को लागू किया, तो इंग्लिश इसने प्रायोरिटी पर बना ली थी अपनी इसके टाइम पर। मेटकॉफ हुआ, इसने थोड़ी समाचार पत्रों को छूट दी थी, तो इसको लिबरेटर ऑफ न्यूज़पेपर्स कहा गया, लेकिन याद नहीं रखना। ऑकलैंड वो व्यक्ति है जिसने सड़क आजम जो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी उसको जीटी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड बोला। प्रथम अंगल अफगान युद्ध इसके समय पर हुआ। ठीक है। वहां का राजा हुआ करता दोस्त मोहम्मद, उसको इसने जीता। एलन ब्रो, इसने दास प्रथा को खत्म किया था, दास प्रथा को। ठीक है। हार्डिंग के समय पर दास मतलब जो ये दास पहले खरीद फरोख्त होती थी ना, गुलाम वंश के दौरान मैंने आपको समझाया था ये, हाँ जी। पहले नर बलि होती थी, उड़ीसा की एक खोड़ जनजाति थी वहां पर, बच्चों की बलि मतलब अंधविश्वास। लोगों ने अपने फायदे के लिए, एक तांत्रिक आया, बोला तुम्हारे घर के सारे कष्ट मिटा दूंगा, अपने बच्चे गर्दन दे देना वहां रात में जा करके। अब लोग शिक्षित नहीं थे, उनको लग रहा था हमारे घर में जो बीमारी चल रही है सब मर जाएंगे, उससे अच्छा एक ही बच्चे को मार दो।
तो पहले लोग मतलब आज भी लोग बहुत अंधविश्वास में हैं, और अंधविश्वास कोई भी एक अशिक्षित व्यक्ति लोगों के मन में बिठा देता है। न्यूज में आप देखो, कोई आएगा नारियल उड़ा देगा, कोई कुछ करेगा, कोई आके मतलब ऐसे लड़के हैं जिन पे 10th क्लास शायद नहीं हो पाती इस देश में, जिन पर 12th क्लास शायद नहीं हो पाती, पढ़ाई करते तो ना वो फिजिक्स समझ पाते, ना केमिस्ट्री, ना वो एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, ना वो मैथ्स को समझते हैं, ना वो इस समाज को समझते हैं, ना वो सामाजिक ज्ञान उनके पास है, ना नैतिक शिक्षा उनके पास में है। लेकिन वो इस देश को लीड कर रहे हैं, भीड़ उनके पीछे लगी हुई है, उनको कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग एक समय पे जब उनका जादू उनके मन पे छाया था और लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं, इसी को अंधविश्वास कहा जाता है। यानी कि आपका विश्वास जो स्थापित हो रहा है उसके पीछे आप अंधे हैं, इसी को अंधविश्वास कहते हैं। इसी का फायदा बहुत सारे लोगों ने इस देश में, इस दुनिया में उठाया है, हर धर्म में उठाया है। अभी पकड़े गए थे झिंगुर बाबा, क्या करता था झिंगू बाबा? अंगूठियां बनाता था, जादू तंत्र मंत्र और देह व्यापार करता था, धर्मांतरण कराता था। बहुत सारे बाबा कितने पकड़े जाते हैं फर्जीवाड़े के, बाद में पता चलता बाबा तो रेपिस्ट है। ईसाइयों में आप ढूंढ लो कितने वो जल छिड़क रहे हैं, सब लुढ़क रहे हैं। मतलब ये लोग कौन है? कौन लोग है? ये लोग हैं अशिक्षित लोग, और बहुत सारे इनमें शिक्षित भी होते हैं जिनको कहीं कोई विकल्प नहीं मिलता, लगता है कि यार यही अंतिम हल है। अंतिम हल है आपका, आपके ऊपर विश्वास। आपको लड़ना होगा, फाइट करनी होगी। और दुनिया में जिन चीजों में आपका, जिन व्यक्तियों ने महारत हासिल की है, उन्हीं के प्रयोगों पर आपको चलना होगा। और आपको उपनिषदिक ज्ञान पे चलना है तो आपको उपनिषद पढ़ने होंगे। ओके। तो नरबली प्रथा को इन्होंने समाप्त किया खोड़ जनजाति में। डलहौजी, समझ भी पाते हो तुम मेरी बात? मेरे पास लिमिटेशंस होती है, और फिर बहुत कुछ समझाना चाहता हूँ मैं तुमको, बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। आइए डलहौजी, 1848 से 56, मोस्ट इंपोर्टेंट डलहौजी सारा पढ़ना है, इसको एसएससी बहुत पूछता है, आपके एग्जाम में बहुत पूछा है। इसने क्या कहा था? इसने कहा था जो राजा हैं जिनके अपने बेटा नहीं है, अपनी जिनके संतान नहीं है, ठीक है, वो बच्चों को गोद नहीं ले सकते, उनका राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा। देख रहे हो, इनसे ज्यादा इस देश को नुकसान पहुंचाने वाला कोई था ही नहीं। तो इसने राज्य हड़प नीति, जिसको व्यपगत का सिद्धांत या शांतिपूर्ण विलय नीति कहते हैं, इसको इसने अपनाया। और सबसे पहले जो इसने अपनाया, इसको अपने अधीन किया सतारा महाराष्ट्र को। जैतपुर कब हुआ? 1849 में। सिक्किम 1850 में। उदयपुर 1852 में। झांसी, कई कई भी एग्जाम में 1853 देता है, तो देख लेना उसका विकल्प 1854 हो तो 54 चुनना, नहीं तो 1853। नागपुर 1854। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जिसमें चलैया वाला का वॉर मैंने आपको बताया था। और ये डलहौजी कहता था कि इसको एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, इसकी बात करेंगे अभी। सिखों के लिए कहता था, पंजाब के लिए। अवध को इन्होंने कैसे मिलाया? 1856 में इन्होंने कुशासन का आरोप लगा दिया। यहाँ इनको कोई वजह नहीं मिली, तो उन्होंने बोला यहाँ का जो राजा है वो शासन को अच्छे से नहीं चला रहा है, और इसकी रिपोर्ट दी आउटरम ने, इस तरह इसको मिला लिया। इंडियन रेलवे इसने शुरू करवाई, ये तो कॉमन सी बात है, बचपन से पढ़ रहे हो गए यार। 16 अप्रैल 1853, मुंबई से थाने 34 किलोमीटर पहली रेल चली थी, ठीक है। डाकघर अधिनियम कब आया था? 1854, डलहौजी के टाइम पर। विद्युत तार सेवा, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जो देश के भ्रष्ट डिपार्टमेंट में से एक है। वुड डिस्पैच कब आया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने के लिए, जिसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा हम कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, इसमें क्या किया गया था? अगर बच्चे की जो प्राइमरी एजुकेशन है, जब वो छोटा है, जैसे हमारे देश में था, तो बच्चा अपने घर में हिंदी बोलता था, या जिस घर में संस्कृत बोली जाती होगी वहाँ संस्कृत। तो इन्होंने बोला स्थानीय भाषा में प्राइमरी एजुकेशन करा दो, और जैसे ही हायर एजुकेशन में आए उसको अंग्रेजी भाषा में थोप दो। कितनी कठिनाई रही होती होगी इस बच्चे को। हमें बहुत कठिनाई हुई थी, हमारा 12th हिंदी मीडियम से हुआ, हम गए इंजीनियरिंग में, सब किताबें सब इंग्लिश में, टीचर सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो ये इन्होंने क्या किया कि एकदम से भारतीयों के ऊपर अंग्रेजी को एक थोप दिया, एक तरीके से, ये समझिए आप। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को ड्राफ्ट किया डलहौजी ने। डलहौजी कहता है कि नहीं, विधवाओं की सही स्थिति होनी चाहिए, तो उसने इसको ड्राफ्ट कराया था, लेकिन पास नहीं कराया इसको। पास इसको कराया कैनिंग ने। तो कैनिंग का भी कार्यकाल याद रख लेना। डलहौजी कब रहा? 1848 से 56, फिर 1856 से 1862 तक कैनिंग। इसके दौर में ही आपका क्रांति हुई थी 1857 की। तो पहला तो ये वायसराय रहा, और 1858 के एक्ट से क्या बना दिया गया था इसको?
वायसराय बना दिया गया, क्योंकि इससे पहले तो गवर्नर जनरल हुआ करते थे। 1857 की क्रांति, जिसकी घोषणा 5 जुलाई को हुई। शाही घोषणा 1 नवंबर 1858 को हुई कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकतें अब ले ली जाती हैं, अब क्राउन का शासन होगा, क्राउन का। तो जो क्राउन का शासन था, यानी कि ताज का शासन उसको कहते हैं, ताज का शासन। अब तक किसके आदेश चल रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन ताज यानी जो ब्रिटेन की महारानी है, उसका शासन रहा था 1858 से देश की आज़ादी 1947 तक। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी था। तो शाही घोषणा हुई आपका 1856 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने प्रयास किया, बहुत अच्छे समाज सुधारक थे हमारे देश के। तो कैनिंग ने इसको पारित किया। हड़प नीति को खत्म कर दिया गया, क्योंकि बहुत विरोध हुआ, 1857 के क्रांति का एक कारण बनी थी। 1857 में इसने यूनिवर्सिटी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में एक इनकॉर्पोरेशन एक्ट ला करके इनको इसने स्थापित किया। पहला हाई कोर्ट एक्ट कब आया? हाई कोर्ट एक्ट ये आया आपका 1862 में, और इसके तहत आपका कलकत्ता में उच्च न्यायालय, बम्बई में उच्च न्यायालय और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ये आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा। इनकम टैक्स एक्ट आया कैनिंग के टाइम पर 1860 में, इनकम टैक्स एक्ट। पहले भारत में, अभी जानते हो आप, पिछले साल बदलाव कर दिया गया, भारतीय न्याय संहिता ला दी गई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ला दी गई, आपका बीएनएस और बीएनएसएस। जो लोग यूपीएसआई के लिए पढ़ते होंगे उनको पता होगा। लेकिन पहले क्या होता था? पहले होती थी आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, और सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी है वो 1860 में पारित हुई थी। मतलब कि आप कोई भी कुछ आपका क्राइम करोगे तो उसके लिए कितना पनिशमेंट आपको मिले, ये आईपीसी में लिखा हुआ होता था। हत्या करोगे तो ये सजा है, आप हत्या का प्रयास करोगे, अटेम्प्ट टू मर्डर, तो ये सजा है। ये देश में लागू हुई थी 1 जनवरी 1862 को। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 थी, 1973 वो आपका इम्प्लीमेंट हुई थी आपका 1 अप्रैल 1974 को। तो ये क्या बताती है? आपका दंड प्रक्रिया संहिता आपको क्या बताती है? दंड प्रक्रिया संहिता क्या बताती है? शुभम, दंड प्रक्रिया संहिता क्या बताती है? दंड प्रक्रिया संहिता क्या बताती है? दंड प्रक्रिया संहिता ये कहती है कि आपका भाई आपने कोई अपराध कर दिया, और अपराध करने के बाद में, अपराध करने के बाद में आप भाई सजा कौन सुनाएगा? न्यायाधीश सजा सुनाएगा आपको। और न्यायाधीश जो सजा सुनाएगा, न्यायाधीश जो सजा सुनाएगा आपका, तो वहां तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो जो कोर्ट प्रोसीजर है, कोर्ट में जो कार्यवाही होगी, कोर्ट में पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, किस तरह गिरफ्तार करेगी? कोर्ट में आपको, जैसे आप जानते हो कि हैबियस कॉर्पस होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, 24 घंटे में कोर्ट ले जाना पड़ेगा। जज देखेंगे वहां पर आईपीसी के अनुसार कौन सा अपराध आपने किया, क्या सजा सुनाई जाए आपको। तो इस तरह से इसको बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। अब आईपीसी के आईपीसी, आईपीएस नहीं, आईपीसी इंडियन पिनल कोड अब क्या बन गया है? भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस। सीआरपीसी अब बन गया है बीएनएसएस, ये बात मैं आपको बता रहा था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट जो था, इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको अब सीधे सीधे बीएस से बोला जा रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये सब पारित हुए 25 दिसंबर 2023 को और लागू हुए 1 जुलाई 2024 से। मेयो को देखिए, मेयो के टाइम पर क्या हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी विभाग तो ठीक है। पहली प्रायोगिक अनियमित जनगणना, यानी भारत में जनगणना के पहले प्रयास कब हुए? मेयो के टाइम पर हुए 1872 में। लेकिन इसको रेगुलाइज कब किया गया था? रिपन के टाइम पर 1881 की। भैया हर 10 साल में एक जनगणना होगी। जनगणना कितने दिन में होगी? 10 साल में। देखिए यूट्यूब पर मैंने एक जनगणना टॉपिक पढ़ाया हुआ होगा, आप सर्च कर सकते हैं, जनगणना नवीन सर, सेंसस ऐसे लिख सकते यूट्यूब पर, सेंसस नवीन सर। क्योंकि 2011 के बाद में तो सेंसस हुई नहीं है, तो कोई डेटा अभी तक तो बदलेगा नहीं जब तक अगली सेंसस नहीं होगी। तो ये क्लास बड़ी पूछा जाता है सेंसस से क्वेश्चन, सेंसस टॉपिक आप पढ़ लेना, है ना। लिटन की अगर बात करते हैं 1876 से 80 रहा, बहुत नालायक था लिटन। नमक के उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण इसने स्थापित किया। देसी रियासतों के जो अधिकार थे उनको इसने कंट्रोल किया। एक समान कर इसने लगाया। 1876 में इसने शाही उपाधि अधिनियम ला करके विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया और उसको उपाधि दी केसर ए हिंद। इसके समय 1876-78 में अकाल पड़ा, 50 लाख लोगों की मौत हुई। उसकी जांच के लिए स्ट्रेची आयोग बना।
प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में इसी के समय लगा। दिल्ली देखिए, 1876 से 78 यहाँ पर अकाल पड़ रहा है देश में, 50 लाख लोग मर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन की महारानी आ रही है भारत में पूरे शानो शौकत से, और उसके स्वागत के लिए खूब पैसा खर्च किया जा रहा है। इतने निर्दयी थे अंग्रेज लोग, इतने निर्दयी थे, जिनको 50-50 लाख मौतों पर कोई आपका फिक्र नहीं होती थी। और ये दिल्ली दरबार क्या लगता था कि ब्रिटेन से राजकुमारी, महारानी, उनका परिवार आएगा, उनके लिए ये यहाँ पर क्या बोलते थे, आपका वेलकम रखते थे। यही दिल्ली दरबार था। इसी के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। वर्नाकुलर बोलते देसी बोली को। भाई अंग्रेजों के बारे में हम लिख देते थे अपनी भाषा में, अंग्रेज समझ ही नहीं पाते थे। ये तो यहाँ के कुछ होते थे बिकाऊ पिल्ले, जो जाके बताते थे भैया तुमको गाली लिख रखी है, ये फिर दंड देते थे। नहीं, इनको थोड़ी पता चलता था। भारत में तो क्रांति चुपचाप हो जाती है अगर बहुत सारे भारतीय अंग्रेजों से ना मिले होते। अंग्रेज पढ़ ही नहीं पाते हैं क्या लिखा हुआ है, ये तो भारतीयों को पकड़ के रखते थे। और कोई ना कोई व्यक्ति कभी ना कभी बिकने को तैयार रहता ही है, जिनको बिकना होता है वो बिक जाते हैं, और बिकाऊ लोग ज़्यादा होते हैं, जिनका जमीर जिंदा होता है वो लोग कम होते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो ये लेके आए भाई, स्थानीय भाषाओं में आप अखबार ही नहीं छापोगे। बहुत सारे अखबार जो है इन्होंने बोला इंग्लिश में छापो ताकि हम भी समझ पाए क्या लिख रहे हो तुम। तो अमृत बाजार पत्रिका पहली थी जिसको साथी संपादक होते थे उसके शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ये अंग्रेजी भाषा में छपने लग गई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा इसको ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आकाश से कोई बारिश हुई है, वज्रपात हुआ है और अंग्रेजों ने हमारे ऊपर क्या है, बहुत प्रहार किया है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध इसके समय पर हुआ, गंडमक की संधि से वो आपका खत्म होता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, आप सबको पता है 1857 की क्रांति हो चुकी थी और भारतीय लोग लाइसेंस बनवा रहे थे, तो इसने बोला कि नहीं, अब भारतीयों को लाइसेंस नहीं मिलेगा, शस्त्र नहीं मिलेगा। कल को अगर इनके पास शस्त्र हुए तो ये फिर से कोई क्रांति कर सकते हैं बड़े हथियारों को लेकर के, इसीलिए इनको आप वेपन्स ही मत दो। तो इसने बंद कर दिए। ये चाहता था सिविल सर्विसेज में हमारे बच्चे जाएं ही ना। 21 साल मिनिमम एज थी, उसको घटा करके इसने 19 कर दिया कि ये इंडियन पहुंचे ही नहीं। ये हालात कर रखे थे हमारे हमारे देश में, ये हमारे हालात थे। आज जो ये सब आज़ादी 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 आज़ादी, किसी छोटी छोटी चीज़ पर जो लोग ये नहीं देख पाते इस देश के लिए क्या ज़रूरी है, वो देखिए इन हालातों में हमारे लोग वो जिए थे, वो क्रांतिकारी जिए थे, जिनके अंदर ये एक जुनून होता था, जिन्होंने ख्वाब देखे थे तो कल एक देश, एक बेहतर देश हमारा होगा, एक आज़ाद देश होगा। लेकिन आज भी लोगों के दिमाग गुलाम है। आपको सोचना चाहिए इस युवा पीढ़ी को, ये आप मतलब भौगोलिक रूप से आप आज़ाद हो गए, लेकिन क्या आप मानसिक रूप से आज़ाद हैं या नहीं? या आज भी आप किसी की थोपी गई सोच को फॉलो कर रहे हैं? कोई दूसरा व्यक्ति जो सोचता है कि आप ये सोचें, आप वही सोचते हैं, तो फिर आप आज़ाद नहीं हैं। यदि आप एक विचारक बन जाएंगे, जब आप सोचेंगे, जब आप सारी मान्यताओं को तोड़ करके, फ्रेडरिक नीशे ने कहा है आपका नाइलिज्म थ्योरी में कि आप सारी मान्यताओं को छोड़ करके जब लाइफ को मीनिंगलेस मान लेंगे और तब उसके बाद में अपने खुद के मीनिंग आप बनाएंगे, तब सबसे बेहतर मीनिंग्स होंगे, तब आप एक बेहतर इंसान होंगे, तब इस समाज के सबसे अच्छे नागरिक आप होंगे। रूढ़िवादी विचारों से आप बेहतर नहीं हो सकते। वैधानिक सिविल सेवा आयोग की स्थापना इसने की। सूती वस्त्रों पर आयात कर जो लगता था उसको इसने खत्म किया। तो इसने ज्यादातर रोक लगाई। इसके बाद में आया रिपन, इसका कार्यकाल ठीक था, इसने वो सारी चीजें हटाई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, रिपन ने भारत के ऊपर एहसान किया। क्या एहसान किया? एक आदमी गला घोट रहा है, वो दमन कर रहा था, इसने उसको हटाया है, हमारे भले के लिए कुछ नहीं किया। इसने क्या किया है, जो व्यवस्था खराब करी थी आपका लिटन ने, उसको इसने ठीक किया। सिर्फ कारखाना अधिनियम लेके आता है 1881 में, इस 7 साल से कम के उम्र का बालक फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। पहली नियमित जनगणना इसके टाइम पर हुई। कमेंट सेक्शन में आंसर करें एक बार, कितने साल में जनगणना आयोजित होती है? जो वर्नाकुलर प्लेस एक्ट लिटन लाया था उसको इन्होंने खत्म कर दिया, 1878 में लाया, इन्होंने बोला नहीं ये गलत है। शस्त्र अधिनियम जो वो लेके आया था उसको खत्म कर दिया। इन्होंने बोला कि भाई एक हमको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जरूरत है। एक आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट समझ रहे हो, जैसे कि आज गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर, गांव में ग्राम प्रधान होते हैं, आपका ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख होता है, जिले स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। बोले कि इन जो गाँव में जो निचला स्तर है उसका विकास कैसे होगा, उसके लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, स्थानीय स्वशासन चाहिए। यही लेके आया इल्बर्ट बिल। अब तक क्या होता था कि जो अंग्रेजों का मुकदमा होता था वो सिर्फ अंग्रेज न्यायाधीश चुनते थे, तो वो बहुत फेवर भी करते थे बहुत बार।
लेकिन उन्होंने बोला कि अब कुछ मुद्दे होंगे तो उसमें भारतीय जज भी अब अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकेंगे। स्थानीय स्वशासन इसने शुरू कराया, तो स्थानीय स्वशासन का इसको जनक कहते हैं। हंटर कमीशन इसके लिए आया। फ्लोरेंस नाइटेंगल ने रिपन को कहा कि ये भारत का मुक्तिदाता है। देखिए, इसने भारत को मुक्ति दिला दी। लिखने वाले एकदम से आ जाते थे। फ्लोरेंस नाइटेंगल इन्हीं की कोई है जिसने बोल दिया कि ये मुक्तिदाता है। बताओ, मुक्ति दिला दी इन्होंने भारत को। खुद एक काम बिगाड़ रहा है। ये वैसे है कि किसी ने चाय का कप गिरा दिया फर्श पे, दूसरे ने आके पोछा लगा दिया, तो दूसरे से कह रहे हैं बताओ घर को इसने सुंदर बना दिया है, सफाई कर दिया इसने। गंदगी खुद कर रहे हैं तो कीचड़ कौन उठाएगा? यही तो उठाएंगे। मदन मोहन मालवीय भारत के सभी वायसरायों में इसको सबसे श्रेष्ठतम कहते हैं। डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885। देखिए, ये फैक्ट है, ये अभी आएंगे सब आगे। हम कांग्रेस को पढ़ेंगे, कांग्रेस क्या थी क्या नहीं थी, ये सब हमको जानना है। लैंसडाउन के समय द्वितीय कारखाना अधिनियम, सप्ताह में एक अवकाश, 9 से 14 वर्ष का जो बालक होगा 6 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच भारत का पहला विभाजन, डूरंड लाइन खींची गई। किस किस के बीच है डूरंड लाइन? भारत और अफगानिस्तान के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। करजन भारत में सबसे कम उम्र का वायसराय बन के आया। इसका कार्यकाल याद रखना। इसी ने भारत को बांटा। पुलिस आयोग इसने बनाया एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। दूसरा दिल्ली दरबार इसने भी आपका यहाँ पर सजाया। फिर वही आए राजकुमार राजकुमारी। प्राचीन जो स्मारक थे उनकी सुरक्षा के लिए कानून लेकर के आया। बंगाल विभाजन 1905 में किसके टाइम पर हुआ, ये जानते हैं। हिंदू मुस्लिम का बीज इन अंग्रेजों ने बोया, क्योंकि ये जानते थे 1857 क्रांति में इस देश में हिंदू और मुसलमान एक साथ थे। जितना हिंदुओं ने नेतृत्व किया उतना ही मुस्लिमों ने साथ मिलकर लड़े, बहुत बेहतर लड़े। अंग्रेजी व्यवस्था को समझ में आ गया, अगर इस देश में हिंदू और मुसलमान एकजुट हो गया तो बाहरी ताकतें राज नहीं कर सकती। तो उन्होंने बोला फूट डालो और राज करो। हिंदुओं के अंदर ये भावनाएं फैला दो कि मुस्लिम तुम्हारे अधिकारों को छीन लेंगे, तुम्हें बेघर कर देंगे, एक दिन इन्हीं का शासन होगा, एक दिन तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। हिंदुओं के अंदर ये भर दो कि एक दिन मुस्लिमों का शासन हो जाएगा, एक दिन ये सब कुछ घर कर लेंगे, एक दिन ये आपका सब कुछ कैप्चर कर लेंगे, तभी तो ये आपस में लड़ेंगे। तो अंग्रेजों ने शुरू किया और आज तक भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको फॉलो करती हैं, आज तक भी करती हैं। मिंटो द्वितीय के समय बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन हुआ, हम ये पढ़ेंगे। मुस्लिम लीग का गठन, क्या मुस्लिम लीग था ये हम आगे चलेंगे, अभी बस मैं आपको टिक कर देता हूँ। तो कांग्रेस में नरम दल और गरम दल में फूट पड़ गई थी, ये भी हम पढ़ेंगे कांग्रेस के टाइम पर। यहाँ सिर्फ फैक्ट है कि ये टाइम किसके टाइम पर हुआ है। ठीक है, खुदीराम बोस जी को फांसी दी गई। खुदीराम बोस जी को, खुदीराम बोस जी पर वीडियो बनाएंगे एक अच्छा सा। ठीक है, भारत इनको कम जानता, वीडियो बनाते हम इंस्टाग्राम पर, आपने देखा हो। हमारे पुराने जो लोग हैं उनको, विचारक थे या क्रांतिकारी थे हमारे, ताकि समाज में जो नए बच्चे भी हैं, नए लोग हैं, तो वो उनको जाने, उनका नाम वो जाने, महसूस करें कि वो कौन व्यक्ति थे। 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आया, मिंटो द्वितीय के टाइम पर। हार्डिंग द्वितीय के समय तीसरा दिल्ली दरबार लगा। अब जैसे गांधी जी को हम पढ़ेंगे आगे चल के, तो गांधी जी जब वापस आए तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। तो कौन था आपका? हार्डिंग द्वितीय था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई, तो हार्डिंग द्वितीय था। बाहर क्या बोलोगे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये आप देख लोगे एक बार। बंगाल विभाजन बहुत विरोध के बाद रद्द हो गया था। गदर पार्टी क्या थी, ये सब आगे आएंगे, तो मैं आपसे उस समय पूछूंगा। बस आपको पता होना चाहिए ये वर्ष। इसके बाद में 5-5 के हैं। 1916 से 1921 आएगा, फिर 1921 से 1926 आएगा, फिर 1926 से 1931 आएगा। पंचवर्षीय योजना की तरह चले फिर ये। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच में। आपका एसी मजूमदार यहाँ पर अध्यक्ष थे। आपका वो थे ना एनी बेसेंट, और गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, इन सब ने प्रयास किए थे। खिलाफत आंदोलन क्या था ये भी हम जानेंगे, कैसे आपका तुर्की के पक्ष में भारत के मुसलमान यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था ये हमको पढ़ना पड़ेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये आगे चल के हम जानेंगे, अमृतसर में जो हुआ था। ठीक है, जो आपका डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपका जो भीड़ जमा हुई थी, उस पर कैसे गोलियां चलाई गई थी, वो क्या था ये पढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट 1919, काला कानून जो ये लेके आए। असहयोग, गांधी जी ने 1 वर्ष का जो संकल्प लिया था, ये सब घटनाएं आगे आएंगी। गांधी जी ने चंपारण में किसानों के लिए जो किया। रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय रहा। इसके समय जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो भीड़ ने पुलिस वालों को मार दिया था। ये घटनाएं हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसको चोरी चोरा कहा गया, ये सब विस्तार से आएंगे, है ना। स्वराज पार्टी क्या थी, क्यों बनी थी, आगे आएगा।
HRA, भगत सिंह और नौजवान जितने भी क्रांतिकारी थे, जब वो समझ गए गांधी जी के रास्ते पर आज़ादी नहीं मिलेगी, तो उन्होंने बनाया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसको बोलते हैं HRA। उसी HRA के सदस्यों ने एक काकोरी एक्शन को अंजाम दिया 9 अगस्त 1925, जिसमें हमारे 4 क्रांतिकारियों को फांसी हुई। इरविन के टाइम पे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, साइमन कमीशन 1928 में आया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ये वर्ष पढ़ लेंगे आप बस। ये सब घटनाएं तो चूंकि हमारी कल की क्लास में धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी, कल परसों या उससे अगले दिन में। तो ये घटनाएं जब आए तो आपको एक बार रिलेट करना, अच्छा 1926 से 31 ये घटनाएं इरविन के टाइम पे हो रही थी। सिर्फ इतना मेरा मकसद है, चूंकि ये घटनाएं तो मैं सब आपको बताऊंगा। ये सब घटनाएं हम देखेंगे। दूसरे तीसरे गोलमेज सम्मेलन वेलिंगटन के टाइम पर हुए, ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये। भारत छोड़ो आंदोलन, दिल्ली पुलिस 3-3 4-4 शिफ्ट में पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ 1942 में, क्रिप्स मिशन जब आया तो कौन था? लिलिथगो था। क्योंकि ये अपने आप ही कह देगा सेकंड वर्ल्ड वॉर इस समय चलता रहेगा, मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा, तो ये कह देगा भारत ही हमारे साथ में है। ओके। वेवेल कैबिनेट मिशन इसके समय पर आया। स्वतंत्रता के समय माउंट बेटन था। इतनी बात है, मतलब इनके ईयर आपको देखने हैं बस। ये सब घटनाएं फिर से आएंगी, तो आप याद रखना, लगभग एक आइडिया रख लेना बस, थोड़ा सा, ज़्यादा भी ना रख पाओ, तो इस समय पर कौन था इस तरह से, ठीक है। फिर हम आपको कल बताएंगे 1857 के पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो जनसंतोष था, जिसने 1857 की क्रांति को जन्म दिया था, वो क्या था, ठीक है। ये हम कल की कक्षा में आपको बताएंगे। बस एक बार जो मैंने बताया इसका ओवरव्यू आप ले लेना, और कक्षा यदि 5-10 मिनट लेट शुरू हुआ करे तो इतनी देर में अपनी पिछली चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लिया करो, चिंता नहीं करनी है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।